मैं प्रोफेसर रविकांत आपके पास सबसे पहले इसलिए आ रहा हूं कि ये जो काम है ये करीब करीब स्पष्ट होता जा रहा है कि लोकसभा को वो चलने नहीं देंगे। वो मतलब जब मैं बोल रहा हूं सत्ता पक्ष लोकसभा को चलने नहीं देगा। मुझे जरा आपसे एक चीज समझना, अगर आप को लगे कि वो जो क्योंकि ये कभी लगेगा ना कि इससे मतलब नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक बड़ा विषय था, लेकिन आज अडानी की गूंज के सामने, आज राहुल गांधी माफी मांगो इसकी गूंज के सामने इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हो रही। जो मैंने आपसे कहा कि ये जो एक कवच हट गया है और अब आप दलित की जमीन उसको भूमिहीन भी करके आप बिना किसी परमिशन के खरीद सकते हैं। ये अडानी पर ये मुख्य बात क्या है? बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी क्या ईमानदारी से चाहती है कि राहुल गांधी माफी मांगे, या उसका मेन एजेंडा यह है कि अडानी की बात पे किसी तरह की कोई चर्चा ना हो? दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? और इसके आवरण में इसके इसके आवरण में कि राहुल गांधी माफी मांगो, वो अडानी पे चर्चा नहीं होने, दोनों में से आपको लगता क्या है प्रोफेसर रविकांत? देखिए सिंह साहब, माफी से आरएसएस का बहुत पुराना नाता है। सावरकर ने 6 बार माफी मांगी और माफी मिली उनको, तो ये बहुत सिद्धहस्त हैं इस मामले में माफी मांगने। लेकिन प्रोफेसर साहब माफ कीजिएगा, टोक रहा हूं, माफी भी मांगी और वजीफा भी मिला, सिर्फ माफी नहीं मांगी, वजीफा भी मिला। डेफिनेटली 60 रुपए प्रतिमाह सावरकर को वजीफा मिलता था, और एक बार सावरकर ने कलेक्टर को लिखा कि वजीफा थोड़ा कम है, तो कलेक्टर ने उनको जवाब दिया कि हुजूर मुझसे ज्यादा आपको वजीफा मिल रहा है, यानी जितनी मेरी सैलरी है उससे ज्यादा आप वजीफा पा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, और उन्हीं मैंने कहा ना कि आरएसएस का बहुत पुराना नाता है इससे। और दूसरी तरफ वो धारा है कि जिसने कुर्बानी को स्वीकार किया। आप याद कीजिए कि भगत सिंह के सामने भी वो विकल्प था। भगत सिंह के पिता ने और तमाम लोगों ने ये चाहा कि भगत सिंह सिर्फ एक वाक्य लिख दें कि मुझसे गलती हुई है, ये भी नहीं कि माफीनामा की भी जरूरत नहीं, लेकिन भगत सिंह ने उसको स्वीकार नहीं किया। एक वो इतिहास भी है, और कांग्रेस के पूरे आंदोलन का भी इतिहास है कि जिसमें माफिया नहीं हुई हैं, बल्कि सीधे तौर पर उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुकाबला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता था कि जिनका सूर्य अस्त नहीं होता। बहरहाल, अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात को बराबर कहते रहे हैं कि सावरकर ने देश के साथ गद्दारी की थी, माफी मांगी, तो वो भी चीजें जुड़ रही हैं। दूसरा, आरएसएस पर जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि बीजेपी पर आप हमला करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जगह आप हमला नहीं कर सकते, एक तो नरेंद्र मोदी और दूसरा आरएसएस। उसके बाद सीधे तौर पर ये पूरी मशीनरी, पूरा आईटी सेल, पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी लग जाती है मुकाबला करने के लिए, और वो एक ऐसा नैरेटिव पैदा करते हैं कि जैसे आरएसएस तो दूध की धुली हुई है, नरेंद्र मोदी से बड़ी कोई शख्सियत दुनिया में नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी क्या हुआ, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर भी क्या हुआ, यही कहा गया ना कि साहब मोदी जी से रश्क कर रही है दुनिया, वो तो महामानव होकर के पैदा हुए हैं। लेकिन अभी जो चल रहा है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तो उन 5 महीनों में जो राहुल गांधी को आत्मीयता प्राप्त हुई, जो लोगों की उम्मीदों से उन्होंने कनेक्ट किया, जो दलितों से, पिछड़ों से जो संवाद किया, महिलाओं से संवाद किया, और यहां तक कि जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, जो राहुल गांधी को लेकर के उन्हें उनकी उस दूसरी इमेज से पहचानता था, उनकी आंखों में मैंने देखा है कि एक अपराध बोध दिखाई पड़ता था। तो ये जो छवि निकल करके राहुल गांधी की आई, उससे ये बहुत भयभीत है। और कैम्ब्रिज में जब वो गए तो उन्होंने भी वहां पे जिस बौद्धिकता का परिचय दिया, अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति 9 महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 साल में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, जो किसी पत्रकार का जवाब नहीं देता है, जो बॉलीवुड के एक्टर को बिठा करके सवाल करवाता है कि आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आम चूस कर खाते हैं कि काट करके खाते हैं,
ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी ये छवि बनाई गई हो और उसके सामने कांग्रेस पार्टी का एक लीडर जिसको पप्पू बनाया गया हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, वो व्यक्ति पत्रकारों के जवाब देता है और चीन को धमकाता है। आप एक इस चीज को भी समझिएगा कि राहुल गांधी ने चीन को बिल्कुल, चीन और अमेरिका दोनों को दो टूक शब्दों में बोला है कि ये भारत का और खास करके कांग्रेस पार्टी का सीधा स्टैंड है कि हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और किसी किस्म की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप इधर G20 में जो हुआ, एक ये मैं तार जोड़ रहा हूं, G20 में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा है उसमें वार शब्द का इस्तेमाल नहीं हो पाया, जबकि पश्चिम के तमाम देश ये चाहते थे कि उसमें युद्ध शब्द का इस्तेमाल हो। ये नहीं हुआ रूस और चीन की अपने दखलंदाजी से। इसमें मुख्य भूमिका थी भारत की, वो उसका अध्यक्ष इस समय। तो चीन के अखबार ने बहुत प्रशंसा की है भारत की इस पर। अब ये क्या खेल है? मोदी जी तो लाल लाल आंखें दिखाने वाले थे। 3 दर्जन के करीब भारत के सैनिक शहीद हो गए और वो बाहर नहीं निकले। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की तारीफ चीन का मीडिया कर रहा है और राहुल गांधी जब दो टूक शब्दों में कहते हैं तो क्या वजह, ये खेल चल क्या रहा है? तो इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी आपको दिखाई पड़ेगी। माने चीन मोदी जी के साथ है और राहुल गांधी सीधे तौर पर चीन को निशाने पर ले रहे हैं और इसीलिए ये सारे अटैक हो रहे हैं। और अडानी साहब तो है ही कि अडानी पर चर्चा ना हो। अडानी ने जिस तरह से फर्जीवाड़ा किया है और उसमें मोदी साहब ने जो उनकी मदद की है, ये एक्सपोज ना हो, ये लोगों के सामने ना आए, इसलिए राहुल गांधी को ही आप प्रश्नांकित कर दें, सवालों के घेरे में खड़ा कर दें। एक तो ये बात है। दूसरा, एक प्रशांत टंडन है, मैं कल उनको सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की इमेज को अब दूसरे ढंग से सामने लाया जा रहा है और ये बड़ा खतरा है। वो खतरा ये है कि राहुल गांधी को देशद्रोही घोषित करके इतनी नफरत पैदा कर दी जाए कि राहुल गांधी के लिए बाहर निकलना मुश्किल है। आपको याद है कि राहुल गांधी दूसरी यात्रा भी प्रस्तावित है, वो कहां से निकलनी है? हिंदी हार्टलैंड। यहाँ आप रोज वीडियो देखते हैं होली में किसके साथ क्या कर रहे हैं। आज ही मैंने एक ट्विटर पर वीडियो देखा है जो वायरल हो रहा है, एक सरदार जो पगड़ी पहन करके निकला है, उसको तमाम लड़के उसकी पगड़ी को खींचते हैं, उस पर रंग डालते हैं और गालियां देते हैं। कैसा भारत अपने बना दिया है? क्या ये त्योहार, क्या ये उत्सव इसके लिए होते थे कि आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपमानित करेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे? अब राहुल गांधी पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, उन्होंने देश का नाम बदनाम किया है और राहुल गांधी भारत यात्रा अगली निकाले, भारत जोड़ो यात्रा, तो ये जो ज़ॉम्बी ग्रुप पैदा हुआ है, क्या इससे खतरा नहीं हो सकता है राहुल गांधी को? ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि राहुल गांधी के लिए इतना भय पैदा कर दिया जाए कि वो निकले ही नहीं। और ये तो पक्के तौर पर है कि वो अडानी के मुद्दे को अलग रखना चाहते हैं और राहुल गांधी की इमेज को से डिफेम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये संभव नहीं है, बात बहुत आगे निकल चुकी है। और कई बार ये हुआ है, मोदी पर जो 12-13 में हमले हो रहे थे उसके पहले, उससे मोदी को बहुत फायदा हुआ। अभी आप राहुल गांधी पर जितना हमला करेंगे, हो सकता है कि इससे राहुल गांधी को ज्यादा फायदा हो, क्योंकि अब चीजें पब्लिक डोमेन में है। आप कैमरेज में बात करें या हम लोग यहाँ बैठ करके बात करें, पूरी दुनिया आपको देखो सुन रही है। तो सच क्या है ये भी लोग जान रहे हैं और सोशल मीडिया पर वो सच आ भी रहा है। इसलिए थोड़ा मुश्किल होगी बीजेपी के लिए, लेकिन वो संसद इसलिए नहीं चलने दे रहे ताकि भ्रष्टाचार के मुद्दे, मोदी का फेलियर, महंगाई, बेरोजगारी, दलितों का उत्पीड़न और ये जो सब हो रहा है, इस पर हम अगर आप सवाल करेंगे तो हम बात करेंगे उस पर, ये चीजें बाहर ना आए और वो ढके रहे उस चीज को। जी तो साहब, मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं, थोड़ा वो विषय से बाहर नहीं है। विषय से बाहर इसलिए नहीं है कि अगर आज नॉर्मल टाइम्स रहता, अगर आज नॉर्मली चल रही होती तो ये बड़ा विषय था। आपसे एक छोटी टिप्पणी ले लें, ये जो
दलितों की जमीन बिना अब परमिशन के, बिना सरकार कह सके आप ऐसी खरीद सकते हैं, इससे उत्पीड़न बढ़ेगा नहीं? आपको नहीं लगता? मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये दबंगई बढ़ेगी। मैं जिसको दबाना है, जिसको, क्योंकि वो आज भी गांव की हालात दूसरे हैं। तो ये जो एक उनको एक तरह से सुरक्षा कवच दिया गया था, एक कि भाई आपकी जांच पड़ताल होगी, आप सही में बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना चाहते हैं, सही में जरूरत है कि नहीं। एक छोटी टिप्पणी इस पे, फिर हम लोग उस पे। जी 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 सिंह साहब, इस पे देखिए स्पष्ट तौर पर जो कानून था, जो नियम था, वो ये था कि 2.5 एकड़ से कम जमीन वाले दलित की जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति बिना डीएम के परमिशन के खरीद नहीं सकता है। मैं 2.5 एकड़ से ऊपर तो परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके नीचे तो खरीद ही नहीं सकता है। अब जो हुआ है वो खरीदने के नाम पर क्या होगा कि लोग छल से और बल से, जो जमींदार हैं, जो सामंत हैं, वो धमका करके उन जमीनों पर कब्जे करेंगे। इसके लिए सीधे तौर पर योगी जी ने वो राजमार्ग तैयार कर दिया। और अभी दलित के हालात ये हैं कि 55% दलित भूमिहीन है। आजादी के आंदोलन में जमींदारी उन्मूलन का वादा किया गया था और उस समाज को जमीनों के वितरण का वादा किया गया था जो असली मालिक है जमीनों का, जिसने अपने खून पसीने से लगा करके धरती का सीना चीर करके इस जमीन को उपजाऊ बनाया है। लेकिन जमींदारों, धन्ना सेठों, राजाओं ने इन जमीनों को हड़प लिया और अब जब बहुत कम लोगों के पास, माने 45% लोगों के पास कुछ जमीनें हैं, उन जमीनों को भी हड़पने के लिए ये रास्ता निकाला गया है कि जो सामंती हैं वो धमका करके, उनको लोभ दे करके उनकी जमीनों को हड़प लें और इन दलितों को फिर से गुलाम बना दें, उनसे बिगाड़ लें, उनको मजदूर बना करके रख दें। एक सर्वे है जिसमें 8 करोड़ दलित आज भी बेरोजगार हैं। तो जहां ये स्थितियां हो और दलितों के पास कोई विकल्प ही नहीं है, 2 ही विकल्प है, या तो उनके पास जमीन हो या फिर वो सरकारी नौकरी में हो। सरकारी नौकरियां आपने खत्म कर दी, आरक्षण आपने बेमानी बना दिया, और अगर उनकी जमीनें भी निकल गई तो पूरे तरीके से जो दलित है वो भूमिहीन हो जाएगा और बेगार करेगा, और ये फिर से जमींदारी प्रथा और पूरी सामंती व्यवस्था समाज में दिखाई पड़ेगी। प्रोफेसर रविकांत, एक चीज जरा और समझाइए। इस तरह की आशंका बहुत की जा रही थी कि एक निशिकांत दुबे साहब एक हैं, सांसद हैं, जिनकी डिग्री की बात को लेके महुआ मैत्रा ने उसमें पत्र भी लिखा है, ट्वीट भी किया है कि उन्होंने गलत हलफनामा दिया था, इत्यादि इत्यादि, वो छोड़ दीजिए। लेकिन इस तरह की बात चर्चा में थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को निष्कासित करने का काम कोशिश कर रही है सरकार, और कोशिश यह है सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से, कि इनको निष्कासित किया जाए। अब बात एक और आ रही है कि केवल निष्कासित ना किया जाए, ये जो विदेश में जाके आपने भारत का नाम खराब किया, इसको देशद्रोह टाइप कुछ संज्ञा में लाके आपको अगले 6 साल तक इलेक्शन न लड़ने दिया जाए। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो आपको क्या लगता है कि इससे बीजेपी का बड़ा फायदा हो जाएगा कि अगर वो राहुल गांधी को निष्कासित करवा देते हैं? या मुझे तो लगता है ये इससे 10 गुना उनका फायदा हो जाएगा, राहुल गांधी और कांग्रेस का या विपक्ष का। क्योंकि अगर वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, आप रोज देखिए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, वो चर्चा में तो आ ही रहे हैं। पिछले भारत जोड़ो यात्रा सितंबर में शुरू हुई थी, आज हम लोग मार्च में बैठे हैं। पिछले 7 महीने से जो 90% टाइम है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही हो रहा है, उनकी बात ही चर्चा हो रही है। इस पे जरा जानना चाह रहे हैं, जो राहुल गांधी को इतना अटैक कर रहे हैं, उसका वापस पे कहीं मुश्किल तो और नहीं बढ़ती जा रही है बीजेपी की? देखिए सिंह साहब, अगर उनको राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करना है तो किसने रोका है? आप पार्लियामेंट में उनको कह रहे हैं कि माफी मांगिए। अरे साहब, राहुल गांधी ने अगर देशद्रोह किया है तो माफी क्यों मांगिए? आप उन पर मुकदमा कीजिए और जेल में डालिए। ऐसे तो कोई भी देशद्रोह करेगा और माफी मांग करके क्या आप छोड़ देंगे उसको? ये दरअसल आंखों में धूल झोंकना है और परसेप्शन केवल पैदा करना है। न तो राहुल गांधी पर कोई देशद्रोह का केस होने जा रहा है और न ही ये सब होगा कि 6 साल की उनके सदस्यता रद्द हो। हाँ, वो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी गलती की है कि जिसको माफी नहीं मिल सकती।
देशद्रोह तो उन्होंने किया है। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे युवा बैठा हुआ है, वो वहां से जो डिग्री हासिल कर रहा है, उसको ये मालूम चलना चाहिए कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती की है, ब्लंडर किया है। तो राहुल गांधी की जो इमेज बनी थी, अब आप सोचिए कि यही भारतीय जनता पार्टी जो कभी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेने की बात करती थी, हालांकि सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा गंभीरता से लेती है, लेकिन वो कहती ऐसे ही है कि नहीं नहीं, राहुल गांधी को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। आज के तारीख में राहुल गांधी पर क्यों अटैक कर रहे हैं? तो दरअसल वो परसेप्शन तैयार करना, और दूसरा जो ज्यादा चिंताजनक है हम सबके लिए और इस लोकतंत्र के लिए, राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं वो दरअसल लोकतंत्र को बचाने की बात कह रहे हैं। और लोकतंत्र की जितने भी संस्थाएं थी वो इन 9 साल में एक एक करके ढहती चली गई, ये हम सब देख रहे हैं। जिन संस्थाओं के जरिए और जिस संविधान के जरिए हम सबको संरक्षण प्राप्त हुआ है, और उसी के लिए राहुल गांधी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये भी मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के साथ हमको खड़ा होना होगा, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के उस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर जो कोशिश हो रही है बीजेपी आरएसएस के द्वारा कि राहुल गांधी के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा कर दी जाए, और इतनी नफरत पैदा कर दी जाए, सिंह साहब आपको याद होगा वो कन्हैया कुमार का दृश्य, वो क्या था? वो पूरे झूठ के आधार पर जेएनयू को देशद्रोही बनाया जा रहा था, और जिस तरह से पूरा जॉम्बी ग्रुप कन्हैया कुमार के पीछे पड़ा हुआ था मारने के लिए, और वो लिंच कर दिया जाता है। वो लिंचिंग होने जैसा दिख रहा था आपको। तो क्या बीजेपी और आरएसएस एक लिंच ग्रुप पैदा कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ, इस तरह का माहौल पैदा करके? डर ये है। तो जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होनी है, उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा सचेत होना पड़ेगा राहुल गांधी को, और जो इस देश से मोहब्बत करते हैं लोग उनको, जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं उनको भी तो ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो 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 लिंच ग्रुप तैयार किया जा रहा राहुल गांधी के खिलाफ, उसको उससे कैसे रक्षा की जाए डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी के लिए जो खड़ा है उस राहुल गांधी की। तो ये पूरी कोशिश ये है। मैं नहीं समझता कि बीजेपी कोई उन पर देशद्रोह का आरोप लगाएगी। अगर है हिम्मत तो लगाए ना, किसने रोका है? प्रधानमंत्री आप हैं, कानून आपके पास है, गृह मंत्री तो आपका पूरी दुनिया में फेमस है, तो किस बात का डर है? लेकिन आपको वो करना नहीं है, आपको माफी मंगवाना चाहते हैं कि ताकि राहुल गांधी को आप बेहद कमजोर साबित कर दें। लेकिन राहुल गांधी इस बात को जानते हैं, जो निडर हो गया राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, और हम सब जानते हैं, हम सबको रोज डराया जाता है, लेकिन जो डरता नहीं है वो ये कायर भागते भी बहुत है, क्योंकि इनका तो पूरा इतिहास है। आपातकाल में देख लीजिए, जितने लोग जेल में थे कितने माफी मांग करके बाहर आए थे। आजादी के आंदोलन में कितने माफी मांग करके आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी 4 लाठी खाने के बाद माफी मांग लिए थे। तो ये इनकी तो पूरी विरासत यही है। इसलिए मुझे लगता है कि खतरा बड़ा है दूसरा, लेकिन राहुल गांधी को इस तरह से वो नहीं करेंगे। हाँ, उसके पीछे जो पूरी छिपने की कोशिश है कि हमारे जो हम पूरा दाग नहीं, हम पूरे जो कीचड़ में नहाए हुए हैं वो नहीं दिखे। अडानी को जहां से आपने पहुंचा दिया, और इसी बीच में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। असमानता की खाई निरंतर चौड़ी होती चली रही। और ये गरीब कौन है? इस देश का दलित, इस देश का खास करके अति पिछड़ी जातियां, जो छोटा किसान है, जो औरतें हैं, उन पर आप लगातार जुल्म कर रहे हैं। तो अगर देशद्रोह देखा जाए तो ये सरकार कर रही है। ये आप गरीबों को सताना, नागरिकों को सताना, ये देशद्रोह होता है। तो काम ये कर रहे हैं, तोहमत राहुल गांधी पर, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि अब वो कामयाब हो। मैं प्रोफेसर एक छोटा प्रश्न और है आपसे, और फिर प्रोफेसर शमीम से ये चीज पूछ लेंगे। एक ही प्रश्न है, ये जो मोदी जी कह रहे थे ना कि ईडी की वजह से विपक्षी एकता हो गई है, तो क्या कभी कभी हम लोग अपने आप बोला जाता है कि सरस्वती जवान पे बैठी रहती है, ऐसा कहा जाता है कि भाई ऐसा मत बोलो, खराब बात के लिए गाता रहे, अरे कभी सरस्वती में, कभी कभी कहा जाता है जो अच्छी बात है। तो क्या ईडी की रेड और सीबीआई की रेड और ये रेड करा करा के बाय डिफॉल्ट अब विपक्षी एकता एक जगह हो गई है? उसमें एक जगह का मैं वो करूंगा जो प्रोफेसर शमीम ने इंडिकेशन दिया था, इसमें बस एक पार्टी खड़ी हुई साथ नहीं दिखाई दे रही है, वो है तृणमूल कांग्रेस।
और ऐसा लगता है कि तृणमूल, ऐसा लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस को ले दे के आगे पीछे विपक्ष के साथ इसलिए खड़ा होना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में 27% मुस्लिम वोट, और उसका अगर आज मुस्लिम वोट खिसक जाता है तो उनकी वो जो 22 सीटें आई थी वो 2 सीटें आना उनका मुश्किल हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि फिर वहां एक दूसरे तरह का रिवाइवल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी एकता जो प्रेजेंट क्राइसिस चल रही है उसमें थोड़ा सीमेंट का काम कर रही है? क्योंकि जिस समय विपक्षियों का आपस में इधर उधर भाग रहे थे तो ये कुछ एक बहाना मिल गया है कि जबरदस्ती से ही रोज साथ जाना, रोज खाना पीना, रोज वो करना कि भाई कल क्या किया जाए, ये भी एक तरह से खाद का काम कर रही है विपक्षी एकता के लिए। डेफिनेटली। और जो आप कह रहे हैं कि जवान में वो चीज दिख जाती है, वो सच्चाई शायद आ जाती है, लेकिन कोशिश दूसरी थी मोदी जी की। मोदी जी की कोशिश ये है, संभवतः हम लोग तो सिर्फ विश्लेषण ही कर सकते हैं, कि ईडी की रेड और सीबीआई की रेड हर विपक्षी दल पर हो और ये एक साथ हो तो हम ये कह सके कि देखिए सारे चोर एक साथ हो गए, माने हम अली बाबा बाकी सब 40 चोर हैं, और उसमें डर के वजह से ही। लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि विपक्षी एकता में जहां अभी कमजोरी दिखाई पड़ रही थी, अरविंद केजरीवाल थोड़ा अलग जा रहे थे, चंद्रशेखर राव अलग जा रहे थे, यूपी में सूरत हाल थोड़ा दूसरा था। अब इससे ये हो रहा है कि केजरीवाल, चंद्रशेखर राव दोनों कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, जाते हुए दिख रहे कह रहा हूं। चंद्रशेखर राव की बेटी ने कांग्रेस पार्टी की तारीफ की। ये जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, ममता बनर्जी की आप जो बात कर रहे हैं, मैं उसमें मायावती को भी जोड़ लेता हूं, वो कोई आवाज नहीं उठा रही। लेकिन चुनाव आते आते ये जितना आतंक ईडी और सीबीआई का होगा, चुनाव आते आते ये अंदर खाने एकता ज्यादा मजबूत होगी, तो वो मोदी जी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती। और अब मैं समझता हूं कि इस समय देश की जनता विपक्ष में है, वो हलकान है इस महंगाई से, बेरोजगारी से, प्रताड़ना से, और जो विभाजन पैदा किया जा रहा है उससे ज्यादा दुखी है। और ऐसे में विपक्ष अगर एकजुट होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा होगी। इसलिए अभी देखिएगा कि अभी तो ईडी सीबीआई का रेड पड़ रही है, मोदी जी फिर कुछ दलों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी करेंगे, तो उनकी रणनीति निरंतर बदलती है। जब वो देखेंगे कि इससे नुकसान हो रहा है तो इसको चेंज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कि इससे मजबूत तो हो रहा है विपक्ष, इसमें कोई दो राय।